नमस्कार दोस्तों। टर्की के प्राइम मिनिस्टर आसिफ एर्डोगान को जब से ब्रिक्स की सीट नहीं मिली है, फिर से वो बौखलाने लगे हैं और इस बार फिर वो पाकिस्तान के अंदर गए और फिर से कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ऐसे बात करने लगे जैसे कोई पाकिस्तानी लीडर बात कर रहा, जिसका जवाब भारत ने बहुत क्लियर शब्दों के अंदर दिया है, जिसको हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों आसिफ एर्डोगान हर बार पाकिस्तान का साथ लेते हैं, कश्मीर के मुद्दे पे भारत के खिलाफ बोलते हैं और उसकी वजह से उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर बात को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविलाइज बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये खाली मैप है, कहां है टर्की? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर देना। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और टर्की के बारे में। देखो, पाकिस्तान और टर्की के आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं। बेसिकली ये संबंध इस्लामिक ब्रदरहुड के कारण है, क्योंकि टर्की भी अपने आप को वो पुराना ओटोमान एम्पायर को रिवाइव करने वाला मानता है और अपने आप को एक मसीहा के रूप में इस्लाम के पेश करता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक मेजर पावर तो है, जिसके पास में एकमात्र कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन वगैरह भी अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान और टर्की के रिलेशन जो है वो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसी कारण से ये दोनों कंट्रियां डिफेंस के अंदर भी अच्छे से कोऑपरेट करती है, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस में बाकी कंट्रियों के मुकाबले अच्छा है और टर्की जो है वो नाटो का मेंबर रह चुका है। क्योंकि ये नाटो का मेंबर है, इस कारण से इसने भी अपने हथियार बनाने की कैपेसिटी को पकड़ के रखा हुआ है। इस वजह से हथियारों के अंदर भी अच्छा कोऑपरेशन करते हैं। 2021 के अंदर दोनों के बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो चुका है डिफेंस के कोऑपरेशन के लिए। दोनों ने हाथ मिलाया और कहा कि भाई हम लोग साथ में हथियारों को बनाएंगे भी सही, क्योंकि हम भी अच्छा हथियार बनाते हैं, तुम भी ठीक ठाक बना लेते हो। ऐसे फिर उसके बाद में 200 पाकिस्तानी टेक्नीशियन जो है वो टर्की के अंदर काम भी करते हैं। टर्की जो है वो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि कान फाइटर जेट, जो कि अभी बना नहीं है, वो भी ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को कि हम ये फाइटर जेट पाकिस्तान को दे देंगे। इतना अच्छे संबंध इन दोनों के आपस में देखने को मिलते हैं और हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बट टर्की के जो लीडर हैं आसिफ एर्डोगान, वो पाकिस्तान के इतने सगे हो चुके हैं कि वो भारत से अपने रिलेशन जो है वो खराब करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट ये देते रहते थे, पर जब से ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप की बात आई और टर्की को भी उस मेंबरशिप की जरूरत थी, तब से इन्होंने कुछ भी भारत के खिलाफ नहीं बोला। अभी ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के अंदर जब ये गए तो वहां पर खड़े होकर इन्होंने क्या शब्द बोले, मैं एक बार आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल के अनुसार सॉल्व होना चाहिए। ये याद रखा जाए कि कश्मीर के लोग आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं और हमारा देश कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। ये शब्द ऐसा नहीं लग रहा कि यार कोई पाकिस्तानी लीडर बात कर रहा? ये पाकिस्तानी शब्द हैं एक तरीके से, जो कि यहां पर आसिफ एर्डोगान ने कहे, जिसके जवाब में भारत ने कहा कि देखो कश्मीर जो है वो भारत का इंटरनल पार्ट है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा घर का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद ये कहा कि कश्मीर से अगर आपको इतना ही है कि भाई कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख शांति से रहें, तो उनकी सुख शांति के अंदर भारत अड़ंगा नहीं है, उनकी सुख शांति के अंदर अड़ंगा पाकिस्तान है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को आए दिन प्रमोट करता रहता है, जिसकी वजह से लोग वहां पर परेशानियों का सामना करते हैं। अगर आपको बोलना ही है तो फिर आप इस बात के ऊपर बोलो, अदरवाइज कश्मीर जो है वो हमारा इंटरनल मामला है, कोई भी कंट्री उसे इंटरनेशनलाइज ना करे, वो हमारा अंदरूनी मामला है और वो हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। अब अगर मैं आसिफ एर्डोगान की बात करूं तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट कोई पहली बार नहीं दिए,
2022 के अंदर भी अचानक से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर सोए रहते हैं और अचानक से उठते हैं, वो खड़े होके कहते हैं कि भैया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को के भाई पाकिस्तान और भारत दोनों ही कश्मीर के मुद्दे को हल करने में असमर्थ रहे हैं और यहां पर परमानेंट पीस के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्लियर ये बात है कि भाई ये जो मुद्दा है ये हम लोग बायलैटरली सॉल्व करेंगे, इसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाए। उसके बावजूद भी बीच में ये कहते हैं आर्टिकल 370 हटा, उसके ऊपर भी इन्होंने स्टेटमेंट अपना दे दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ कह दिया। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो इनके आए दिन आते रहते हैं। पिछले कुछ समय से चुप बैठे थे। अब क्यों चुप बैठे थे भाई? कोई भी आदमी जो किसी की बुराई करता है वो कब चुप बैठ जाता है? जब उसको कोई काम की जरूरत होती है। आरसीपी एर्डोगान को भी उसी चीज की जरूरत थी। उस समय में ब्रिक्स के अंदर एक्सपांशन हो रहा था और टर्की जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता था, क्योंकि नाटो के अंदर जो है वो टर्की को साइडलाइन कर दिया गया जब से टर्की ने S-400 खरीदा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट का प्रोग्राम टर्की से ले लिया है। तो अब ये चाहते हैं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएं। ब्रिक्स इनको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही थी कि भाई हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं, पर भारत ने यहाँ पर जो है वो फिर मना कर दिया कि भाई तुम्हारी पुरानी हरकत अच्छी नहीं है तो हम क्यों रखें। तो यहाँ पे भारत ने क्लियरली टर्की की मेंबरशिप के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाया। तो काफी समय से चुप बैठे आरसीपी एर्डोगान वापस बोल उठे। अब बात आती है कि भाई भारत और टर्की के बीच में ये जो आए दिन बातों की टसल है ये क्यों चलती रहती है? ऐसा नहीं है कि ये केवल उनकी साइड से, बल्कि भारत के स्टैंड भी टर्की के खिलाफ हैं। मतलब मैं आपको इंडिपेंडेंटली बता रहा हूं। इंडिया जो है, अगर आप इंटरनली टर्की के अंदर देखोगे तो टर्की के अंदर भी यही भावना है कि भाई इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है। सिमिलरली भारत के अंदर भी यही है कि टर्की जो है वो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है। क्योंकि आप अर्मेनिया और अजरबैजान का इशू देखो, अर्मेनिया अजरबैजान के इशू के अंदर टर्की जो है वो अजरबैजान के साथ है। इस इशू के अंदर हम टर्की के खिलाफ हैं, जहां पर हम अर्मेनिया को भारी मात्रा में हथियार जो है वो सप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ आप टर्की और ग्रीस का इशू देख सकते हो। हालांकि ये बात भी यहां पर नोट करने वाली है कि अर्मेनिया अजरबैजान का इशू बाद में क्रिएट हुआ और इस इशू के अंदर भारत बाद में आया है। टर्की जो है वो पहले से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था। फिर यहां पर आप टर्की और ग्रीस का इशू भी देख सकते हो। टर्की और ग्रीस के बीच में यहां पर सिप्रस को लेकर इशू है, जो कि आपको यहां पर दिखाई देगा। ये सिप्रस के अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा जो है वो टर्की ने कब्जाया हुआ है। बाकी रीजन जो है वो सिप्रस एक कंट्री के रूप में है, पर वहां पर ग्रीक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो रहती है और उसको लेके भी यहां पर ग्रीस और टर्की के बीच में इशू है। और उसके अंदर भी 2021 में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर द्वारा यह कहा गया था कि सिप्रस का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन के अनुसार सॉल्व हो। हम लोगों ने ये शब्द उसी तरीके से बोला जैसे टर्की हमेशा कश्मीर के लिए बोलता है। तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि टर्की बोल रहा है और हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब हमेशा से टर्की को देते आया है, उनके पिन पॉइंट के ऊपर भी और कश्मीर के ऊपर भी, कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। साथ में बात कर लेते हैं टर्की और भारत के रिलेशन के बारे में, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्की के अंदर हमने हमारे जो रिलेशन है वो 1948 के अंदर एम्बेसडर्स को भेज के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो शुरू किए थे। फिर उसके बाद भारत और टर्की के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 1973 से शुरू हुआ था। टर्की और भारत के बीच में कमीशन और इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन, जिसे JCETC भी कहा जाता है, ये बिठाई गई है। इन दोनों देशों के बीच में जो टोटल व्यापार है वो लगभग 10 बिलियन, शब्द समझना, बिलियन डॉलर का है, जिसके अंदर से भारत 8.7 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट करता है और 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट करता है। ऐसी कंडीशन में भारत का एक बड़ा ट्रेड सरप्लस टर्की के साथ में देखने को मिलता है और हम लोग वाइड रेंज ऑफ सामान जो है वो टर्की के अंदर बेचते हैं। इवन टर्की के अंदर भारतीय कंपनियों ने लगभग 126 मिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये चीजें हम लोगों को भारत और टर्की के रिलेशन के बीच में दिखाई देती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।